अच्छा जॉन, ये बताइए कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में 13 रोजा जो एक दूसरे के ऊपर हमले हुए हैं और अब जो तवक्कुफ चल रहा है, इसके पीछे की असल वजूहात क्या है? बुनियादी तौर पे अगर ये कहना पड़े कि किसने घुटने टेके हैं तो नाम किसका आएगा? बहुत अच्छा सवाल है यासिर। इसमें आप जवाब देख सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, ब्रैड कूपर ने समझाया, जो सेंटकॉम के कमांडर है ब्रैड कूपर, उन्होंने समझाया डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आपके पास मिसाइलें खत्म हो गई हैं, आपके पास इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं, थैड की जो कैपेसिटी है वो 80% तक ड्रॉप हो गई है, इनकी जो पेट्रियट के सिस्टम्स हैं, 7 पेट्रियट के सिस्टम्स इनके तबाह हो गए हैं। तो बात सारी ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड अकॉर्डिंग टू यूएस इंफॉर्मेशन इनसाइट्स, यही खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझाया उसके मिलिट्री कमांडर्स ने कि आप नहीं कर सकते लार्ज स्केल अटैक्स, जबकि उसने प्लान किए हुए थे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये खबर जो है वो पक्की तौर पे, मजबूत तौर पे जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि यहाँ पे ईरान के अंदर असेसमेंट ये है कि अभी भी हमले के इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त हमला कर सकता है। पहले भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो, जाहिर है, आउट ऑफ रैशनैलिटी चीजें करेंगे, मतलब वो ऐसी चीजें करेंगे जिनको कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उन्होंने बहरहाल ईरान के ऊपर बड़ा हमला किया, आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया। और अभी भी ये एक्सपेक्टेशन है कि दीवानगी में कुछ ना कुछ वो करेंगे। जब नेतन्याहू अभी ट्रेवल कर रहा है, आपको पता है नेतन्याहू इस वक्त फ्लाइट में है, वो वॉशिंगटन जा रहा है और वहां पे जाके बात करेगा ट्रंप से। तो हो सकता है कोई ना कोई चीज जो है वो वहां पे जब बैठ के जो है एक साथ दोनों जब बैठे तब हो। एंड आई थिंक करना तो नहीं चाहिए यूएस को हमले, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि वो करे। और इंटेलिजेंस असेसमेंट, ईरान में इंटेलिजेंस असेसमेंट ये कहती है कि थ्रेट लेवल बहुत हाई है और हमला कभी भी हो सकता है। अच्छा, अगर अभी सूरत हाल देखें आप, बाबुल मंदब की सूरत हाल देखें, आबना हरमुज की सूरत हाल देखें, तो दोनों तरफ एक प्रेशर है। हमें फिर इसी के दौरान में खबर ये सामने आती है कि कैस्पियन सी के ऊपर यूक्रेन की तरफ से एक ईरानी जहाज के ऊपर हमला हुआ, जो आ रहा था रशिया से, जिसमें एक जो है वो शख्स की हलाकत जो है उसके अंदर हुई है, जिसपे यूक्रेनी वजारत खारजा को पैगाम ये पहुंचाया गया है कि हम इसका जवाब देंगे। अब 3 महाज जो है वो इस वक्त प्रेशर बन चुके हैं और तीनों के साथ ईरान की तजारत लिंक करती है, वो चाहे आबना हर्मुज हो, चाहे बाबुल मंदब हो, या चाहे बहेरा कैस्पियन हो। ये अगर तीनों प्रेशर या चॉक पॉइंट्स बन जाते हैं तो ये ईरान के लिए अपनी भी मुश्किल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि समुद्री दायरा जंग का वसी हो चुका है? बिल्कुल सही बात है, वसी हो चुका है। और देखें, ये फ्रंट्स ईरान ने नहीं खोले, तो आपने हॉर्मज़ का फ्रंट यूएस ने खोला, ईरान के ऊपर अटैक करके। ईरान के पास कोई चॉइस नहीं थी ये करने के बजाय, क्योंकि लेवरेज चाहिए था। दूसरा, यमन का फ्रंट किसने खोला? सऊदी अरब ने हमला किया सना एयरपोर्ट के ऊपर। सीज लगा के रखी हुई है, बंदिश लगा के रखी हुई है कितने सालों से। यमनी भूखे वहां पे 85,000 बच्चे मर चुके हैं भूख की वजह से, क्योंकि वहां पे बंदिश है। कोई चीज यमन के अंदर आ नहीं सकती, कोई चीज यमन से जा नहीं सकती। क्या जरूरत थी सऊदियों को वहां पे हमला करने की? कहते हैं कि महान एयर के जहाज में जो है वो आईआरजीसी के कमांडर आ रहे थे, तो असला आ रहा था। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ईरान ने इतने सालों जो भी यमन ने किया, जितने भी रॉकेट दागे हैं, खुद ही से दागे हैं, किसी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो बहरहाल जो आगे यमन वाला फ्रंट है वो सऊदी अरब ने खुद खोला, और मतलब कोई जरूरत नहीं थी इसको खोलने की। यूक्रेन वाला फ्रंट किस तरीके से खोला यासिर? इसको खोला गया है इसराइल की तरफ से और यूएस की तरफ से। यूएस और इसराइल चाहते हैं कि इस जंग को और ज्यादा, इसका दायरा और ज्यादा वसी किया जाए। पहले भी ट्रंप कहता हुआ आ रहा है कि नेटो ने मेरा साथ नहीं दिया, यूरोप ने मेरा साथ नहीं दिया। यूके में आपको याद होगा कि यूके का जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, उसने बेसिस अलाउ नहीं किए हुए थे यूएस को कि वो बेसिस जो है वो अटैक्स के लिए ऑपरेट करे। लेकिन उसको हटा के, कियर स्टारमर को हटा के, एकदम से कियर स्टारमर ने सस्पिशियसली रिजाइन किया। एंडी बर्नमन जो है वो आया और उसने आके सबसे पहली बात क्या की कि हम यूएस को इजाजत दे रहे हैं। तो बात सारी ये कि इस वक्त कोशिश ये की जा रही थी कि यूक्रेन को किसी तरीके से उकसा के, रशिया और ईरान के मामले में धकेल के, नेटो और यूरोप को किसी तरीके से इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि रशिया और यूक्रेन ऑलरेडी इन्वॉल्व है अपने एक फ्रंट पे, और उस फ्रंट को भी बढ़ाने की कोशिश जो है वो कर सकता है यूएस, और ज्यादा इफेक्टिवनेस डालने के लिए ईरान के कैंपेन में। तो इसराइल इससे पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से एक रॉकेट तो फायर करे ईरान इसराइल की तरफ, ताकि नेतन्याहू का जो पूरा इलेक्शन कैंपेन है वो सिक्योर हो जाए अक्टूबर और नवंबर के लिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि इलेक्शंस आ रहे हैं। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनको बहाना मिले। वो स्टार्ट नहीं करना चाह रहे खुद से, क्योंकि जाहिर है ऑलरेडी एक हॉरेबल वॉर उनके लिए हुई भी और नेगेटिव में जा रहा है नेतन्याहू का सपोर्ट। तो वो तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान जो है वो और ज्यादा ईरान को उकसाएं, ईरान को और ज्यादा इन्वॉल्व करें जंग के अंदर। सो यस, जंग वसी हो रही है, लेकिन इसमें ईरान का आप ये फॉल्ट नहीं है। समझते हैं कि ईरान जो है, क्योंकि हमने बारहा मौकों के ऊपर देखा कि ईरान अपनी गिरफ्त कमजोर नहीं करना चाहता, चाहे वो अपने हरमुज के मामले के ऊपर हो, अपने यूरेनियम के मामले के ऊपर हो,
या इस वक्त पूरी जंग में बनवाई गई शराइत के ऊपर हो, तो अगर इस तरह का कोई मंजरनामा मुस्तकबिल करीब में दिखाई देता है, तो क्या ईरान की तरफ से ऐसा कोई इकदाम उठाया जा सकता है कि इसराइल को ये मौका दिया जा सके? नहीं, देखें, ईरान बड़ा स्ट्रेटेजिकली इसको बड़ा अच्छी तरीके से आई थिंक इस वक्त एंगेज कर रहा है। इसकी आप पहली चीज ये देखें कि यूएस ने हमले बंद किए तो ईरान ने भी हमले बंद कर दिए, और ईरान बड़ा टैक्टिकली टिट फॉर टैट जो है वो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कतर, ओमान और यूएई, इनके ऊपर इन 12 दिनों में जब जब से रीस्टार्ट हुई है, पूरी जंग का सिलसिला रीस्टार्ट हुआ है, तब से इनके ऊपर स्पार्सली हमले हो रहे हैं। हमले कंसिस्टेंटली कहां पे हो रहे हैं? बहरीन और कुवैत के साथ। कतर के ऊपर हमला कब हुआ? अल उदैद के ऊपर, जब वहां से फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट दी गई ईरान के ऊपर अटैक्स में। कब हमला हुआ यूएई के अंदर? यूएई के अंदर भी आई थिंक 18 जुलाई को हमला तब हुआ था, जब वेयर हाउसेज तब मारे गए थे, जब रास अल खैमा के थ्रू मिसाइल्स दागी गई थी ईरान के ऊपर। ओमान के ऊपर कब हमला हुआ? जब दक्का पोर्ट को इस्तेमाल किया गया यूएस की तरफ से रिफ्यूलिंग के लिए। तो इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक, अभी ईरान बड़े स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग में चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हर जगह हर किसी को हिट करता फिरे, क्योंकि ऑब्वियसली ईरान को भी ये बात पता है कि यूएस को अगर ज्यादा प्रेशराइज किया गया तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में आ जाएंगे ईरान को डिस्ट्रॉय करने के लिए। क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त उनके तो बेसिस जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन किसी तरीके से उनको ईरान को फिर शिकस्त देना उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 हो जाएगी, क्योंकि बहरहाल ईरान एक हद तक उनको इस हद तक पुश करेगा कि वो किसी तरीके से यहां से एग्जिट हो जाए, पूरा जो रीजन है वो छोड़ के चले जाए। अच्छा जॉन, अगर देखें हमलों के हवाले से ओमान का जहां पे तस्करा आता है, तो ओमान तो वो है कि जिसके साथ मिलके आबनाए हरमुज के कंट्रोल के हवाले से ईरान ने चीजें तय पाई, और अभी भी ओमानी जो वक्त है वो तेहरान के अंदर आया और बातचीत हुई। हमें ये भी मालूम है कि ओमान इस पूरे मंजरनामे में ईरान के साथ ही खड़ा था। हमें ये भी मालूम है कि इस जंग के पहले कहां पर मुज़ाकरात हो रहे थे। तो फिर इस ज़िमन में ओमान की बेस का इस्तेमाल किया जाना, ये ओमान के ऊपर प्रेशर टैक्टिक था जो अमेरिका ने इस्तेमाल किया, या उसके पीछे की वजूहात कुछ और थी? इस ज़िमन में ओमान के ऊपर गैर जानिबदार रहने का टैग किस हद तक बरकरार रहता है? कल तक आए हुए थे ओमानी डेलीगेशन, यहाँ पे आई हुई थी। अच्छा, मेरी मेरी ईरानियों से भी बात हुई है ओमान के हवाले से, और ओमानियों से भी बात हुई है। एक ओमानी भी हैं जिनसे मैंने बात की है, ऑफिशियल हैं। और देखिए, कुछ चीजें हैं जो मैं समझ सका हूं। अब मैं आपको अपनी तरफ से अपना अपना एनालिसिस और अपनी राय दे रहा हूं। ठीक। यूएस ने वादा किया था और बावर कराया था सारे अरब ममालिक को कि ये हॉर्मुज का जो रास्ता है ये मैं आपको खुलवा के दूंगा, आप बेफिक्र रहें, आप लोगों को कोई आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ईरान क्या करेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ। आपको याद होगा, मार्को रूबियो भी मिलने गया था जीसीसी कंट्रीज से, और उसने वहां पे जाके बहुत सारी बातें की थी। उनमें से एक एजेंडा आइटम जो था वो यही था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या किया जाए। यूएस ने ओमान को यह बावर कराया कि आपको, क्योंकि देखिए यूएस का बहरहाल प्रेशर तो एग्जिस्ट करता है ना तमाम ममालिक के ऊपर रीजन के अंदर, तो उनको कहा कि जी हम आपके थ्रू पैसेज बनाएंगे और आप बेफिक्र रहें, हम आपको अश्योरेंस देते हैं कि यहां से पैसेज वे हम क्रिएट कर सकेंगे। ठीक। ओमानियों ने, जाहिर है ओमानी ऐसे नहीं है कि वो कन्फ्रंटेशन, वो ईरान की सपोर्ट में भी हैं, बट एट द सेम टाइम उनको यूएस के साथ भी रिलेशंस मेंटेन करने। तो ठीक। ओमानियों ने उसके साथ हामी भरी, और ओमानियों को ऐसा लगा कि यूएस शायद कामयाब हो जाएगा एक नया पैसेज वे क्रिएट करने में। और यूएस ने बाकायदा उस मौके का फायदा उठाया जब आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन हो रही थी, ये बहाना यूज किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद तदफीन के दौरान अगर ये काम करेंगे तो ईरान तो कुछ भी नहीं करेगा। तो ओमानियों को अब ये रियलाइजेशन हुई है यासिर कि यूएस जो अपने वादे कर रहा था पैसेजवे खोलने की, वो वादे पूरे नहीं कर सका, वो ठीक। अश्योरेंस नहीं दे सकता इन अरब ममालिक को या जीसीसी कंट्रीज को इस चीज को पूरा करने में। तो इसलिए अब ओमानीज ईरानियों के साथ दोबारा अग्रीमेंट के बहुत करीब हैं। ये मैं आपको बता दूं कि फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ईरान और ओमान का जो पहले, आपको याद होगा, एक पहले सिलसिला चल रहा था कि कालीबाफ साहब और अराक्ची साहब जा रहे थे और बात हो रही थी ईरान और ओमान की इन टर्म्स ऑफ हॉर्मुज। तो अभी बात बहुत करीब है, दोबारा वही जो प्रोसेस चल रहा था कि ईरान और ओमान डिसाइड करेंगे, उसी प्रोसेस पे जो है वो रिवर्सल पे चीजें आ गई हैं, और ईरान और ओमान बहुत करीब हैं एक मुआहदे के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है। तो आपके सामने